हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं आपको फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पी पौधों में जनन इनिशिएशन की प्रक्रिया को समझाऊंगा। जैसा कि इसके पहले जो अभी रिसेंट वीडियो आपके सामने गया होगा उसमें मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट की प्रजनन पद्धति किस तरह से नर युग्मक और मादा युग्मक पुष्प में बनते हैं उसके बारे में आपको बताया गया था। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन या फ्लावरिंग प्लांट में किस तरह से फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है उसके बारे में वीडियो है। फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पी पौधों में जो निषेचन प्रक्रिया है या फर्टिलाइजेशन है उसमें सबसे पहले इसके पूर्ववर्ती वीडियो मैंने आपको एक टॉपिक दिया था पॉलिनेशन या परागण। तो परागण की क्रिया आवश्यक है। उस परागण की क्रिया में भी मैंने बताया था आपको कि सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो पर परागण और स्वपरागण दो तरह की परागण पद्धतियां आपको बताई गई थी। उसके अलावा परागण की एक और विधि है बच्चे जिसको कहते हैं कृत्रिम परागण अथवा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। कृत्रिम परागण इसलिए भी इस वीडियो से रिलेटेड वीडियो में आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि इन सभी प्रकार के परागण क्रियाओं के बाद ही निषेचन की क्रिया या फर्टिलाइजेशन की क्रिया शुरू होती है। तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या कृत्रिम परागण परागण की वह विधि है जिसमें मनुष्य के द्वारा कुछ विशेष प्रजाति के पौधों को तैयार करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर वाले पौधों को तैयार करने के लिए प्रयोगशालाओं में अथवा किसी बागवानी में इस तरह के प्रायोजन किए जाते हैं कि जिसमें मनुष्य स्वयं अपने तकनीकी प्रोसेस के, अपने तकनीकी विधियों की सहायता से परागण की क्रिया कराता है। और इसके लिए एक प्रक्रिया है जिसको विपुंसन कहते हैं। विपुंसन एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी एक पुष्प के अंदर उपस्थित जो पुरुष जननांग है जिसको आप पुंकेसर कहते हो उसको काट करके हटा दिया जाता है। पुंकेसर को काट करके हटा देते हैं अर्थात पुष्प को विपुंसित कर देते हैं। मीन्स ऐसा पुष्प हो जाता है कि जो स्वपरागण ना कर पाए। स्वपरागण की क्रिया वो नहीं कर पाता है इसलिए क्योंकि उसका मेल ऑर्गन्स काट के हटा दिया जाता है। केवल फीमेल ऑर्गन्स जिसको आप गायनेशियम कहते हो अथवा स्त्री केसर कहते हो उसी को लगाया जाता है। उसके बाद हम किसी तकनीकी प्रोसेस से किसी दूसरे पुष्प के परागकण को ला करके और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर डाल देते हैं जिससे परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। जिससे हमको इच्छित रूप से, जैसा हम शैक्षिक रूप से चाहते हैं कि जिस प्रकार का हमको पौधा तैयार करना है, जिस प्रकार के फूल वाले पौधे तैयार करने हैं, तो बाय द आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कृत्रिम परागण के द्वारा जो बागवानी करने वाले होते हैं, हॉर्टिकल्चर जो करते हैं, वो इस तरह की प्रक्रियाओं का सहारा लेते हैं। अब बच्चे जब परागण की क्रिया हो जाती है तो परागण के पश्चात परागकण जैसे स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते ही परागकणों के अंदर और स्त्री केसर की जो ऊतक हैं उनके बीच एक बहुत ही गहरी रिलेशनशिप उत्पन्न होती है जिसको हम कहते हैं परागकण स्त्री केसर संकर्षण। परागकण स्त्री केसर संकर्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से परागकणों की पहचान स्त्री केसर करता है कि हाँ, जो परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिरा है वास्तव में उसी के जाति का परागकण है अथवा किसी अन्य जाति का परागकण है। तो उसकी पहचान स्त्री केसर कर लेता है कि हाँ, ये मेरी ही जाति का परागकण है जो मेरे स्त्री केसर पर पड़ा हुआ है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं स्त्री केसर, परागकण स्त्री केसर संकर्षण। तो परागकण जैसे स्त्री केसर पर पड़ते हैं तो परागकणों का अंकुरण होता है और परागकणों के अंकुरण के लिए जो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र का ऊपरी हिस्सा होता है, ये जो ऊपरी भाग ये होता है पूरा, इसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट सब्सटेंस पाए जाते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि आपका
सुक्रोज की मात्रा होती है, फ्रक्टोज होता है, उसके साथ साथ इसमें बोरिक एसिड की मात्रा पाई जाती है जो अंकुरण को प्रेरित करती है। जैसे ही स्त्री केसर के जो वर्तिकाग्र होते हैं उसके ऊतक की पहचान जाते हैं कि ये परागकण मेरी ही जाति का है, तुरंत उसको अंकुरण के लिए प्रेरित करते हैं, मतलब उसके जर्मिनेशन को प्रेरित करते हैं। फिर परागकण अंकुरित होने लगता है। आपको पता होगा, मैंने इसके पूर्ववर्ती वीडियो में आपको बताया था कि जो परागकण होते हैं ये परागकण 2 कोशिका युक्त होते हैं। परागकण में 2 कोशिकाएं होती हैं, एक को कायिक कोशिका कहते हैं और एक को जनन कोशिका कहते हैं। तो कायिक कोशिका और जनन कोशिका युक्त परागकण जब स्त्री केसर के वर्तिका पर पड़ता है और परागकण स्त्री केसर संकर्षण प्रक्रिया के माध्यम से जब वो अंकुरित होता है, जर्मिनेट करता है, तो परागकण के अंदर जो जर्म पोर होते हैं जिसको जनन छिद्र कहते हैं, उसके रास्ते से परागकण का जो जनन कोशिका होती है उसका जो बाहरी बाउंड्री लाइन होती है जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं, वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है और इस तरह से एक पराग नली का निर्माण हो जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर जो वीडियो लगा है उसमें आप देख रहे होंगे, एक पराग नली ये बनी हुई है, फिर इस परागकण की पराग नली बनी हुई है, ये पराग नलियाँ बनी हुई हैं। तो अब ये पराग नलियाँ जब बनती हैं तो इन पराग नलियों में कौन से परिवर्तन होते हैं? पराग नली में 3 प्रकार के केंद्रक होते हैं। एक को कहते हैं आप पराग नलिका केंद्रक और 2 केंद्रक होते हैं जिनको नर युग्मक केंद्रक कहते हैं, जो परागकण के जनन केंद्रक से उत्पन्न होते हैं। 2 नर युग्मक होते हैं, तो 2 मेल गैमेट्स और 1 पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस, ये 3 केंद्रक पराग नलिका के अंदर पाए जाते हैं। अब ये पराग नलिका धीरे धीरे वर्तिकाग्र से वर्तिका के अंदर ऊतकों को छेदते हुए बीजांड के बीजांड द्वार तक प्रवेश करती है। अब देखो बच्चे, इसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो पराग नली है, यह पराग नली यहाँ से अंकुरित होकर के सीधे बीजांड द्वार तक पहुँची और ये मैंने जो स्क्रीन पर फिगर लगाया है इसको हम कहते हैं बीजांड अथवा ओव्यूल। एक बीजांड के अंदर इम्ब्रियो सैक होता है, भ्रूण कोश जिसको कहते हैं, इम्ब्रियो सैक होता है। बीजांड द्वार नीचे की तरफ होता है जिसके रास्ते से पराग नली भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है। जैसा कि यहाँ स्क्रीन में आप लोग देख रहे होंगे कि पराग नली यहाँ से आके बीजांड द्वार से होते हुए भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है। अब हम भ्रूण कोश के अंदर की संरचना को बताते हैं कि भ्रूण कोश के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। पराग नली जैसे ही भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है तो भ्रूण कोश बीजांड के अंदर होता है और बीजांड के अंदर उपस्थित भ्रूण कोश में 3 एंटीपोडल सेल जो ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। नीचे की तरफ 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं जिनको सिनर्गिड्स कहते हैं और ठीक बीच में एक कोशिका होती है जिसको एग सेल कहते हैं। और भ्रूण कोश के बीच में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। 2 केंद्रक होते हैं जिनको हम ध्रुव केंद्रक अथवा पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। जैसे ही पराग नली सहायक कोशिकाओं से बीजांड द्वार से होकर सहायक कोशिकाओं से होते हुए भ्रूण के कोश के अंदर प्रवेश करती है तो वहाँ पर जाके पराग नली फट जाती है और पराग नली के फटने से जो उसके अंदर के 2 नर युग्मक होते हैं या 2 नर युग्मक केंद्रक होते हैं वो इम्ब्रियो कोश या इसको आप कहते हो भ्रूण कोश, उसके अंदर छोड़ दिए जाते हैं। जब 2 नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, ये दोनों नर युग्मक अलग अलग फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब बच्चे यहीं पर आपको एक बात जानना जरूरी है कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में दोहरा निषेचन पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और एक को कहते हैं त्रिक संयुग्मन या ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट की एक स्पेसिफिक विशेषता है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। इसका मतलब क्या है?
डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो परागकण के अंदर जो जनन केंद्रक होता है, ये जनन केंद्रक दो नर युग्मकों में बढ़ जाता है। जो दो नर युग्मक हैं, ये दोनों नर युग्मक जैसे ही भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करते हैं, भ्रूण कोश के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं, एक नर युग्मक अंड कोशिका से को निषेचित करता है और एक नर युग्मक ध्रुव केंद्रकों को निषेचित करता है। अर्थात भ्रूण कोश के अंदर दो जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है, एक भ्रूण कोश केंद्रक ध्रुव केंद्रक और एक अंड कोशिका। तो दो नर युग्मक में एक नर युग्मक ध्रुव केंद्रकों को तथा एक नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित करते हैं। क्योंकि भ्रूण कोश के अंदर दो जगह पर निषेचन होता है, इस नाते इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फिर चर्चा करेंगे हम ट्रिपल फ्यूजन की। त्रिक संयुग्मन क्या है? संयुग्मन मतलब होता है बच्चे मिलना। क्योंकि ऑलरेडी पहले से एम्ब्रियो सैक के अंदर दो ध्रुव केंद्रक होते हैं और एक नर युग्मक केंद्रक जब उसके साथ जुड़ता है तो तीन केंद्रक एक साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए इसको हम त्रिक संयुग्मन अथवा ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो इस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन और त्रिक संयुग्मन या ट्रिपल फ्यूजन ये एंजियोस्पर्मिक पौधों की एक स्पेसिफिक विशेषता है कि इनमें यह प्रक्रिया होती है और इसके कुछ सिग्निफिकेंस भी हैं कि ये क्यों इस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन और त्रिक संयुग्मन की प्रक्रियाएँ होती हैं। अब हम देखेंगे कि जब निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो गई, अर्थात अंड कोशिका को एक मेल गैमेट्स फर्टाइल कर दिया और ध्रुव केंद्रकों को दूसरा नर युग्मक फर्टाइल कर दिया, जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे पुष्प के विभिन्न भागों में तमाम तरह के परिवर्तन होने लगते हैं। उन परिवर्तनों में पुष्प के बाह्य दल, दलपुंज अर्थात कैलिक्स, कैरोला, एंडोसियम के अन्य जितने भाग हैं और गायनेसियम का ऊपरी हिस्सा जिसको आप स्त्री केसर, जिसको आप वर्तिकाग्र और वर्तिका कहते हो, ये सारी चीज़ें सूख करके गिरने लगती हैं, झड़ जाती हैं। निषेचन के पश्चात पुष्प के शेष भाग जैसे उसकी पंखुड़ियाँ मतलब बाह्यदल, दलपुंज और उसके बाद पुंकेसर और स्त्री केसर का वर्तिकाग्र और वर्तिका, इतना भाग सूख करके झड़ जाता है। कुछ पौधों में कैलिक्स परसिस्टेंट रहता है, अस्थायी रूप से लगा रहता है, जैसे कि बैगन, टमाटर आदि में कैलिक्स फल बनने तक जुड़ा रहता है। लेकिन ज़्यादातर पौधों में जो पुष्प का जो कैलिक्स कैरोला है, ये निषेचन प्रक्रिया के बाद समाप्त हो जाता है और केवल ओवरी बचती है, अंडाशय बचता है। यह अंडाशय इसके बाद मैच्योर होता है और अंडाशय के मैच्योर होने के बाद जो अंडाशय की वाल होती है, ये जो अंडाशय की वाल है, ये धीरे धीरे फल भित्ति के रूप में परिवर्तित होने लगती है, फ्रूट वाल बनाने लगती है। और ये फ्रूट वाल तीन पार्ट में बढ़ती है, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। तीन फल भित्तियों के रूप में परिवर्तित हो जाती है और जो उसके अंदर जो ओव्यूल्स है, बीजांड है, ये जो बीजांड है ये बीज के रूप में परिवर्तित है, जिसको सीड कहते हैं। अब सीड के अंदर दो चीज़ें होती हैं। बीज के अंदर कॉटिल्डन्स बीजपत्र होते हैं और बीजपत्र के अलावा उसमें इम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, जो जम करके नए पौधे को जन्म देता है। तो इस तरह से फ्रूट है। फ्रूट मतलब फल का मतलब अंडाशय, परिपक्व अंडाशय, जिसके तीन लेयर्स होते हैं, बाह्य फल भित्ति जिसको आप इपीकार्प कहते हो, मध्य फल भित्ति जिसको मीजोकार्प कहते हो, अंतः फल भित्ति जिसको इंडोकार्प कहते हो, और उसके अंदर सीड होता है। सीड कोट से ढके होते हैं। सीड कोट के अंदर कॉटिल्डन्स बीजपत्र और इम्ब्रियो ये उसमें संरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, सेफ रहते हैं और जैसे ही इसको हम ज़मीन पर डालते हैं, उगाते हैं, फिर ये अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। इस तरह से एक प्रक्रिया है फर्टिलाइजेशन की जिसका अंतिम रूप बीज होता है, फल होता है, मतलब अंडाशय परिपक्व होके फल बना लेता है और फल के अंदर जो उसका बीजांड है वो सीड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो निषेचन का दायित्व है, उत्तरदायित्व है।
फर्टिलाइजेशन का अभिप्राय क्या है, क्यों फर्टिलाइजेशन होता है? तो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि ये अपने समान संतान उत्पन्न करें, और ये अपने समान पौधों का निर्माण तभी करेंगे जब इनके फल के अंदर सीड होंगे, बीज होंगे। तो अंततः ये प्रक्रियाएं होती हैं, और इसके बाद कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं, जैसा कि पार्थेनोकार्पी, एपोगेमी और तमाम तरह की प्रक्रियाएं हैं, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।